नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम के बहाने बस्तर पर जो सियासत हो रही है उस पर होगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है और एक बार फिर से कहीं न कहीं शुरू हो गई है क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस सियासत के केंद्र में है कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले आदिवासी नेता अरविंद नेताम और बस्तर ने छत्तीसगढ़ की सियासत को बड़े बड़े आदिवासी नेता दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी उन्हीं में से एक है। कुछ समय पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नंद कुमार भी बड़े आदिवासी नेता हैं। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल का यह कहना है कि कांग्रेस के राज में ना तो आदिवासियों की कोई कद्र है और ना ही बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र के विकास की कोई पहल। इनका कहना है कि बस्तर जल रहा है, नक्सलवाद अपने चरम पर है, सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस समय पर आती नहीं, स्कूलों की हालत जर्जर है, विकास कार्य ठप है। भाजपा महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों की कद्र नहीं की, जिसके चलते अरविंद नेताम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उधर कांग्रेस का इस पर कहना है कि बस्तर में बेहतर काम हो रहा है, शांति बहाल हो रही है। क्या 12 विधानसभा सीटों वाला बस्तर इस बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा तय करेगा और अरविंद नेताम के इस्तीफे का कांग्रेस पर क्या असर होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। चुनौती है, लेकिन अब बस्तर में शांति लौट रही है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है और सीधा सरकार की योजनाओं को आदिवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसलिए आज बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। ये सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार झूठ की नींव पर ही खड़ी हुई है। आज बस्तर में आज भी ये स्थिति है कि वहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। आज भी कांवर में लोगों को ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। वहाँ की स्कूलों में टीचर नहीं है, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो बस्तर की हालत दिखाने की अलग है और वास्तविकता अलग है। खाली मुख्यमंत्री जी समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर, मीडिया में बोलकर बात कर रहे हैं। अगर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर देखें तो आज भी लोग नक्सलवादियों के डर से बाहर नहीं निकलते हैं, बोल नहीं पाते हैं और सरकार का इतना दबाव है कि मीडिया में सरकार के खिलाफ कुछ छप नहीं सकता, मीडिया में कुछ सरकार के खिलाफ आ नहीं सकता। जो लोग वहां से बाहर निकल कर आते हैं तब वास्तविकता पता लगती है। आएंगे हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आज इस चर्चा में आ रहे हैं महेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। अंशुल मिश्रा हमारे साथ है, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंशुल मिश्रा जी, आप ही के पास आएंगे क्योंकि अरविंद नेताम जी के इस्तीफे के बाद हर कोई कांग्रेस की तरफ देख रहा है। क्योंकि जब नंद कुमार साय जी आए थे आपकी पार्टी में तो ये कहा जा रहा, एक तरह से एक सर्टिफिकेट की तरह कहा जा रहा कि देखिए आदिवासियों के लिए आपकी सरकार ने काम किया, इसलिए बीजेपी के आदिवासी नेता जो है आपकी पार्टी में आ रहे हैं। अब ठीक इसकी उलट बात हो रही है अरविंद नेताम को लेकर कि काम नहीं हुआ इसलिए आपकी पार्टी से नेता छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है महोदय, इस प्रकार का बात करना। लेकिन अरविंद नेताम जी का जाना, मैं समझता हूं कि जाते जाते कुछ देर हो चुकी है। उन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां समय समय पर सामने आया करती थी। लेकिन चूंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आते थे, एक सम्मानित व्यक्ति होते थे, इसलिए अनुशासन कमेटी उनसे बार बार यह कहा करती थी कि महोदय आप इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, उनको क्या समस्या आन पड़ी थी। ना कभी पार्टी कार्यालय आना, ना कभी पार्टियों के प्रोग्राम्स में आना, ना कभी पार्टी में अपनी समस्या को रखना। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर जो भी समस्या होती है वह द्विपक्षीय समस्या होती है, उसको बैठ के समाधान हो सकता है। चूंकि आप और हम राजनीतिक जीवन में है तो एक दूसरे से मतभेद या मतांतर हो सकते हैं, लेकिन उसे टेबल पर बैठकर सुलझाया और समझाया जा सकता है। अंशुल जी, आप कह रहे हैं कि वो मिलने नहीं आते थे, वो कह रहे हैं कि वो आना चाहते थे लेकिन आप उनको समय नहीं दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी उन्होंने समय मांगा पर उन्हें समय नहीं दिया गया। दोनों सेम बातें कर रहे हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल यही बहुत बड़ा उनका झूठ पकड़ा गया। मैं अभिषेक जी आपसे जिम्मेदारी पूर्वक यह कहता हूं कि हमारे पार्टी कार्यालय 24 घंटे 12 महीना हर एक व्यक्ति को खुले हैं। आप भी आ सकते हैं और मैं भी जा सकता हूं। फिर तो ये अरविंद नेताम जी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आने वाले बड़े नेता हुआ करते थे। प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना इतना आसान है कि मैं समझता हूं भूतो न भविष्यति, इसके पहले कभी नहीं हुआ। अब रही मुख्यमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी से हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ना जाने अनगिनत बार मिल चुके हैं। किस प्रकार की बात करते हैं? पहले उनको अपने में झांक के देखना चाहिए। उनने अपना दल बनाया था कि नहीं बनाया था? बिल्कुल हाँ बनाया था। उन्होंने भानु प्रताप उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा किया था कि नहीं?
किया था, ने उनको कम से कम 25 पत्र लिख के यह बताया था कि आप गलत कर रहे हैं, यह असंवैधानिक है, पार्टी के खिलाफ है। ये किया था कि नहीं किया था? हाँ किया था। जब वह व्यक्ति विशेष चाहता ही नहीं था कि जो समस्याएं हैं उनको बैठ के खत्म किया जाए, उस व्यक्ति विशेष से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और रही आपने जो प्रश्न उठाया, जी आदिवासियों को लेकर उन्होंने बात कही कि आपकी सरकार ने जो पंचायती अधिकार थे उनको विस्तार दिया, लेकिन ये अरविंद नेताम जी का कहना है कि वो सिर्फ दिखावा था। आपने बस एक ढांचा तैयार किया, लेकिन काम उसमें राज्य सरकार ही कर रही थी, आदिवासियों को उनके अधिकार दिए नहीं गए। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं पेशा कानून को लेकर अरविंद नेताम ने, और कहा इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये उनका जो उन्होंने जो इस्तीफा जो पत्र है उसमें भी इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही, बहुत कठिन बात निकल कर आई। एक सेकंड के लिए अगर अरविंद नेताम जैसे नेता की बात को अगर आप और हम बुद्धिजीवी लोग सही मान भी लें कि हमने ढांचा तैयार किया है, पेशा कानून लागू नहीं किया है, आदिवासी खुश नहीं है, जो भी उन्होंने लिखा है, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप जब पिछले 1.5 वर्षों से पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, जब आप अपने खुद के दल बना रहे थे, जब आप अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे, तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी एक आदिवासी नेता होने के मकसद में यह नहीं लगती कि अगर आपको ऐसा लग रहा था जो आज आप दिखा रहे हो कि हम सड़कों पर खड़े हो जाएं, आपको यह नहीं लग रहा था कि हम सीएम हाउस का घेराव कर दें, क्या आपको यह नहीं लग रहा था कि हम आकर धरना दे दें, क्या आपको यह नहीं लग रहा था कि मैं राजधानी में खड़े होकर आदिवासियों की बात कर लें? ये सब ढकोसले हैं। जब यह छद में नेता इस प्रकार की बात करते हैं तो इन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। साहब, लेकिन अंशुल जी, यही बात आप टीएस सिंहदेव जी के लिए भी कहेंगे, जिन्होंने पंचायती मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? उनका पत्र तो और भी बड़ा लंबा था। उन्होंने कहा कि उनको विभाग तो दे दिया गया, लेकिन बजट आवंटन नहीं किया गया। गांव में मकान बनाने के लिए इतनी लंबी लिस्ट थी, राशि जो प्रस्तावित थी उसे अनुमोदित नहीं किया गया। ये आरोप उन्होंने पत्र में लगाया है। ठीक है, अरविंद नेताम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, क्या आप टीएस सिंहदेव के लिए भी यही कहेंगे? और भी बहुत लंबी लिस्ट है इन चीजों को लेकर। बिल्कुल आपने बहुत उम्दा प्रश्न उठाया कि टीएस सिंहदेव जी ने किस प्रकार का मतांतर था। उन्होंने पार्टी के सिपाही होने के नाते, पार्टी में खड़े होने के नाते जो उनकी सोच थी उसको पटल पर रखा, और मैं तो उनको टीएस सिंहदेव जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके जो मतांतर थे वो आज कम से कम टीवी के पटल पर तो आपके और हमारे समक्ष उत्पन्न है। जो मतांतर थे उन्हें संपूर्ण कर दिया गया था। उनको जब बताया गया कि महोदय आज छत्तीसगढ़ जो है वह आवास को लेकर 98% काम कर चुका है। आज आवास को लेकर 54वां जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह केंद्र सरकार हमें दे चुकी है। जो आवास को लेकर आज जो हम काम कर रहे थे उसमें हमने 80% तक का घर बना दिया गया है। तो उन्हीं टीएस सिंहदेव जी का बयान फिर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने नहीं चलाया था, जिससे उन्होंने कहा था कि मैं सरकार के कामों से पूर्णतः संतुष्ट हूं। वह चीजें हमें समझ नहीं पाया। जब सरकार ने मुझे समझाया तो मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं, उस सरकार के लिए जो जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है। क्या अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने के बाद जाहिर तौर पर आप कहेंगे कि उनको पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आदिवासी क्षेत्र से आने वाले बड़े नेता थे। कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही थी, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस तो यह कहती है कि जमहूरियत है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, उनको लड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से लेकिन जनता का भरोसा उन्होंने तोड़ा है, जनता अकेले वो नेता नहीं थे महोदय, जनता जनार्दन ने उनको नेता बनाया था। कांग्रेस के पटल पर वो केंद्रीय मंत्री तक जाकर बने थे, दिल्ली में अपनी हुंकार बनते थे, आदिवासियों की बात करने के लिए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों ने उन्हें भेजा है। लेकिन जिस प्रकार से जनता का भरोसा, जो व्यक्ति विशेष जनता का सगा नहीं हो सकता महोदय, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। राजनीतिक पंडित ऐसा कहा करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो आए, चुनाव अवश्य लड़ें, और देखिए कि वह आदिवासी नेता जो है कांग्रेस के पंजे पर जहां तक केंद्र सरकार तक जाते थे, आज कैसे उनको भविष्य में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा और मीडिया भी रहेगी महोदय। महेश जी, कांग्रेस से तो अलग हो चुके हैं अरविंद नेताम, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अब वो खुद ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसे किस तरह से देख रही है बीजेपी? महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चल, लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नागेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, ये बड़ा दिलचस्प मसला है कि अक्सर देखा जाता है कि नेताओं को तभी आत्म साक्षात्कार होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। हमने नंद कुमार साय जी को देखा, अब अरविंद नेताम जी को देख रहे हैं। इस वक्त मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है
अरविंद नेताम जी कह रहे हैं कि वो खुद से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। किसका फायदा ज्यादा है इसमें, कांग्रेस का, बीजेपी का, या दोनों ही नुकसान में? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति जो हम ये मानते थे कि बहुत ही स्थायित्व लिए हुए है, यहाँ के लोगों की एक समझ होती है, यहाँ के राजनेता जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी संजीदे होते हैं। कई बार ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती है। अभी आप देखिए कि अरविंद नेताम जो है वो नए नवेले नेता नहीं है, वो एक बहुत दीर्घकालीन अनुभव रखते हैं। उन्होंने बहुत लंबा समय काम किया है। बस्तर में उनकी एक अलग पहचान है। बस्तर में उन्होंने जो काम किया है एक लंबा दौर है, और उन्होंने भारत में भी आदिवासियों के हित की आवाज जो है वो बनाई है। बस्तर से उनकी एक पहचान अलग ही जुड़ी हुई है। पर आज के मौके पे जब वो कह रहे हैं, कहीं पर वो असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो उसको एकदम इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि बस्तर क्षेत्र जो है इसको अबूझमाड़ भी कहा जाता है, इसको समझा नहीं गया है। आज भी ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। सबसे दुख की बात है, इसके विकास को, इसकी समस्याओं को, इससे जुड़ी चीजों को बहुत दूर से देखा जाता है, और संभवतः इसी के कारण यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, विकास की समस्या हो। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी हमेशा वो मंच नहीं मिल पाता, वो सम्मान नहीं मिल पाता, वो हक नहीं मिल पाता। और मैं सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में दोषी समझता हूँ कि वो राजनीतिक प्रतिनिधियों को बस्तर के वो स्थान नहीं दे पाते जो वाकई में इस बस्तर क्षेत्र को चाहिए। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में भी भोपाल में बैठकर यहाँ की चीजों को देखा जाता था। ठीक है, दूरी बहुत ज्यादा थी, राज्य बन गया, अब राजधानी रायपुर है जो 300 किलोमीटर दूर है संभाग मुख्यालय जगदलपुर से, लेकिन अभी भी बस्तर जो है वो अभी भी तमाम समस्याओं को लेके घेरे में है। देखिए, आज भी जो वाद विवाद हो रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं, राजनीतिक रस्साकसी जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है। यहाँ के राजनेता आज भी यहाँ के विकास को ही मुद्दा लेके बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये सबसे बड़ी चिंता है। नहीं, विकास को लेके तो दोनों ही राजनीतिक दल बात करें, नागेंद्र जी, ये बात सही है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस मसले को लेकर, उसको लेकर बात करना चाहूंगा कि एक तरफ कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई हैं आदिवासियों के लिए, उसका क्या, उसको लेकर वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एक बड़े आदिवासी नेता है, बस्तर क्षेत्र से 12 विधानसभा सीटें वहां से आती है। तो एक आज ये बड़ा सवाल ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, अलग दूसरे राज्यों में भी खड़ा हो गया है कि जो योजनाएं चल रही हैं उसका जो सीधा लाभ अब पहुंच रहा है गरीब आदिवासी परिवारों तक, तो क्या वो जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति जो है उसका उतना ही प्रभाव रह गया है, या फिर आज ये जो योजनाएं चल रही है उसके चलते कहीं ना कहीं जो बड़े दल है उन पर आदिवासी भरोसा करने लगे? बिल्कुल। अब देखिए, बहुत सारी चीजें तो मैं मानता हूं कि विकास में कहीं कोई चीज अधूरी हो जाए, लेकिन इसको लेके जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, और मतदाताओं के अंदर जो हम ये सोचते हैं ना कि वो नहीं समझ पा रहे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि आज मीडिया ने, और जो यहाँ शिक्षा का लगातार जो विकास हुआ है एक लंबे समय से, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार ने कुछ मामले में तो यह बेहतर काम किया है, खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में। तो लोग अब समझ गए, अपने अधिकारों को समझते हैं, और किसी चीज को जब समझते हैं अपने मत की कीमत समझने लगते हैं, खासतौर पे जो शहरी बस्तर क्षेत्र है। तो अब ये भी तय है कि छत्तीसगढ़ में जो है सत्ता पे वही बैठेगा जो बस्तर पे काबिज होगा। यहाँ की विधानसभाओं से जिसके ज्यादा सीट जाएंगे। तो हम ये कहें कि अगर कांग्रेस इसको लेके हल्के में जा रही है, तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। हमको किसी भी मुद्दे को हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि एक कद्दावर नेता वो हट जाएगा और हमको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और यहाँ के जो छोटे छोटे भी जो दल हैं या जो लोगों की बैठकें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। निश्चित रूप से। महेश कश्यप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? महेश जी, मुझे लगता है आज महेश कश्यप जी से कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा है। एक सवाल अंशुल जी उठ रहा है बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से लगातार। चलिए, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल लीजिए। जी, अभी जो प्रश्न निकल कर आया, बृजमोहन अग्रवाल जी की ही बातों का मैं जवाब देना चाह रहा था। और एक बात
कांग्रेस यह समझती है कि महोदय नेता तो आते हैं और जाते रहते हैं, नेता का काम याद रहता है, पार्टी का काम याद रह जाता है, और वो काम ही तो जो होता है वो इतिहास बना के रह जाता है। मैं थोड़ा सा आपका प्रकाश डालना चाहूंगा कि पिछले 4.5 वर्षों में बस्तर में हमने शिक्षा, कमाई और संस्कृति को लेकर क्या काम किए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें काम करने में अछूती रह गई या वो करना नहीं चाहती थी। सर, हमें जब बस्तर प्राप्त हुआ था तो वहां पर 72% स्कूलें जो थी वो बंद पड़ी हुई थी। जब हमें बस्तर प्राप्त हुआ था जब 68% स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं पाया हुआ करता था, लेकिन आज हमने उन 72% स्कूलों को चालू किया है और नई नई यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया है जो आने वाले बस्तर के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। जब बस्तर हमें प्राप्त हुआ था तब 2,500 रुपए में वनोपज की खरीदी हुआ करती थी, जिसमें तो सिर्फ और सिर्फ 1850 और 1719 रुपए के आसपास मिला करता था। आज हम वही वनोपज 5,000 के प्लस खरीद रहे हैं, जिससे बस्तर की जो इकोनॉमी है वह आज पूरे हिंदुस्तान में एक जानी मानी इकोनॉमी के नाम से जाया करती थी। अब वह कहा जाता है महोदय कि किसी भी प्रांत की आप संस्कृति को ध्वस्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, वह प्रांत अपने आप शांत हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। हमने इसके उलट यह करा कि ना कि हमने करीना कपूर को बुलाया, ना हमने अक्षय कुमार को बुलाया। महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, महेश कश्यप जी से आप बात करिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। हमने बस्तर की संस्कृति, आदिवासी की संस्कृतियों को संपूर्ण विश्व में एक प्लेटफॉर्म दिया, बस्तर के लोगों को बताया और बस्तर दुनिया को बस्तर के लोगों से जनवाने का प्रयास किया कि हमारे बस्तर में आप आइए, ये क्या हो सकता है। और बस्तर के गरीब आदिवासी भाइयों की जमीन जो लाखों करोड़ों रुपए की जमीन हुआ करती थी, कांग्रेस के पहले बीजेपी के कई सारे नेता अपने मित्रों को दे दिया करते थे, आज वहां पर खेती हो रही है, आज वहां पर काम हो रहा है। और बस्तर की इकोनॉमी आज पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को भी मजबूर होना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, बस्तर की इकोनॉमी जो है वह चहुमुखी विकास की धारा में अपना एक योगदान दे रही है। ठीक है महेश जी, आवाज आ रही है आप तक? जी 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 महेश जी, कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जो सारी बातें कही हैं उसको लेकर भाजपा का क्या मानना है, सबसे पहले तो वो, और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है वो आप भली भांति जानते हैं। अगर ऐसे में एक तीसरा मोर्चा उठ खड़ा होता है आदिवासियों का, तो उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी का रीति ही कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है कि आदिवासी विरोधी। आपको बता दूं, पिछले 60 वर्ष का इसलिए याद करना पड़ेगा, 60 वर्ष इस देश में शासन करने के बाद भी, मैं इस बार बार जिक्र कर रहा हूं, हमारे आदिवासी समाज का मंत्रालय इन्होंने कई बार पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए, उनको कांग्रेस के मित्रों को पता होना चाहिए, 1999 में जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार हमारे देश में आदिवासी समाज के लिए जनजातीय मंत्रालय बना। ये आदिवासी समाज के लिए अगर कोई काम किया या सोचने वाला पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और आपको एक बता दूं, हमारे देश में 1857 में क्रांति का हमको पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है कि 1857 में इस देश में क्रांति हुआ, ये फलाना नेता ने इस देश में लड़ाई लड़ा। लेकिन आपको बता दो, 1825 में हमारे बस्तर क्षेत्र के परलकोट राज्य के शहीद गजेंद्र सिंह 1825 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। इस प्रकार से गुंडादूर हो चाहे वीरनारायण सिंह, ऐसे अनेकों महापुरुष, आदिवासी के समाज के महापुरुष ने देश के लिए बलिदान दिया। उनका कोई इतिहास के पन्ने में कहीं भी जिक्र नहीं, ना उनका कोई आज संग्रहालय नहीं मिलेगा। बाकी महापुरुष से, इनके महापुरुष के बारे में बता दूं, उनके बकरी चलाने का रस्सी मिलेगा उनके संग्रहालय में, लेकिन हमारे महापुरुषों को, जैसे शहीद वीरनारायण सिंह जी को क्या बोलना, रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी लगा के तोप से उड़ा दिया गया, लेकिन कोई इतिहास नहीं है। लेकिन श्रद्धेय अटल नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारे जनजाति समाज को सम्मान देने के लिए जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने का हमको अधिकार दिया। अरे महेश जी, राज्य में अभी सम्मान तो ठीक है, संग्रहालय बना रहे हैं, सम्मान ठीक है, लेकिन उस वर्ग का अगर विकास ही नहीं हुआ तो फिर आप कितना भी सम्मान कर लीजिए, नहीं, नक्सलवाद का जो मुद्दा है, देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र तक पहुंचना होगा, वहां का विकास करना होगा, वहां के लोगों का अपने आप विकास हो जाएगा। तो नक्सलवाद जो था सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हावी रहा। जी बोलिए। इसी विषय पे आता हूँ। अब हम लोग अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे आदरणीय अरविंद नेताम जी इनके पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको आज जिस प्रकार से उनको तिरस्कार करके रखा गया, और इनके भूपेश बघेल जब बोधघाट परियोजना के लेकर 1 साल पहले उनको पूछा गया भूपेश बघेल जी को कि आपके पार्टी के नेता अरविंद नेताम जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या मत है? तो वो क्या बोलना चाहिए, उनको सीधे से बोल दिए कि पुराने लोगों को हमको
सलाह लेने का जरूरत नहीं है। किस प्रकार से उनको अपमानित करते रहे। और आज आदिवासी की इसकी बात कर रहे हैं, जब पैसा कानून के इन्हीं के जब 1996 में इन्हीं के उस समय जो पैसा कानून लागू हुआ और 25 साल लगा इस देश में पैसा कानून लागू, निश्चित ही 2003 तक कांग्रेस का शासन रहा। हमारा पार्टी 2003 में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में सरकार बना। और आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश शासन चला करता था तो हमारे बस्तर क्षेत्र में कोई भी अधिकारी वो सजा मानते थे। यहाँ अगर किसी को अंडमान निकोबार की सजा थी, इसलिए कोई अधिकारी नहीं आते थे, नहीं कोई कर्मचारी नहीं आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार आज छत्तीसगढ़ में आज जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो विकास स्ट्रक्चर दिख रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो चाहे जो भी, आज भारतीय जनता पार्टी का देन है। और रही बात बस्तर के आदिवासियों, एक समय ऐसा था, मैं एक आदिवासी परिवार का गांव को, छोटा सा गांव में रहता हूं, यहाँ कंची चावल नहीं मिलता था। चलिए, कंची चावल खाने के लिए नहीं मिलता था। समय सीमित है, मैं आज हमारे जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा अंशुल जी। उनके गरीबी को समझते हुए जो आज 1-2 रुपया का चावल दिया, जिसके चलते आदिवासी समाज धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और रही बात नक्सलवाद की, नक्सलवाद का देन किसका है? कांग्रेस का। क्योंकि 80 के दशक में जब नक्सलवाद आया, किसका सरकार था? कांग्रेस का सरकार था। और कांग्रेस ने उनको पोष पाल कर रखा। अब सर आप 80 से फिर 60 और 50 पे चले जाएंगे, मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट है। अंशुल जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं महेश जी। अंशुल जी, जो उन्होंने कहा उस पर जवाब चाहिए। साथ ही एक चीज और है जो अरविंद नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो कानून आपने बनाया उसमें पंचायतें हैं उनसे अनुमति, उनसे स्वीकृति लेनी होगी। जल, जंगल, जमीन या खनिज जिस भी योजना पर सरकार काम करना चाहती हो, लेकिन उसे स्वीकृति से आपकी सरकार ने परामर्श बना दिया। यानी कि हाँ ना कोई नहीं, बस एक बार पूछ लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, अगर उन्होंने हाँ किया तो ठीक, नहीं बोला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मैं बिंदुवार तरीके से आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा महोदय, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हमारे वहां से आए हुए लोगों को, जिन्होंने 1857 थोड़ा जल्दी जवाब चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। बिल्कुल, 1857 की जो क्रांति लड़ी उसमें नाम नहीं लगा। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जयस्तंभ चौक है महोदय, थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। वो किसके नाम से बनाए गए हैं, राजधानी में जो जिसके नाम से बनाया गया है, वो थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप इस प्रकार का झूठ बोलकर नहीं जा सकते महोदय। और मैंने शिक्षा की बात कर दी, आपको कमाई की बात कर दी, आपको संस्कृति की बात कर दी। अगर आपके पास भी जमीन है तो आज किसी भी व्यक्ति विशेष की हिमाकत नहीं है महोदय, की बात कर रहे हैं ना, आपको लिस्ट बता दूंगा। कई स्कूलों में आज भी टीचर नहीं है, किसी भी व्यक्ति की एक टीचर है, 100 बच्चे हैं, आपको लिस्ट हटा सके। हमें इस प्रकार का बस्तर मिला था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं देता है। जाहिर तौर पर अरविंद नेताम कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में जो प्रमुख आदिवासी क्षेत्र, खासतौर से बस्तर की जो 12 विधानसभा सीटें हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या छत्तीसगढ़ में एक तीसरा मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या ये संभव है? राजनीतिक रूप से ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।